तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स के सेकंड पार्ट की वीडियो में बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा, हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप जैसे कल होली है तो आप लोग पार्टी भी करोगे और पार्टी बिना लाउड स्पीकर के अधूरी है, जान ही नहीं आती। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास केवल एक स्पीकर है तो आप क्या कहोगे, मज़ा नहीं आ रही, 2-3 स्पीकर और होने चाहिए तभी और अच्छा लगेगा, साउंड और आगे बढ़ेगी। तो उसी तरीके जैसे अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा अगर स्पीकर है तो वॉइस क्या हो रही है आपकी, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है और आपको ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही। तो ठीक इसी तरीके लाइट भी आपकी वेव प्रॉपर्टी को शो करती है, जैसा कि आपको पता है। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा लाइट सोर्स है और अगर वो दोनों लाइट सोर्स लाइट को सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तब उस कंडीशन में एक हमें पैटर्न मिलता है स्क्रीन पर, एक फ्रिंज विड्थ मिलती है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। चलिए आगे करते हैं। इसमें लिखा है व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरपोज ऑन ईच अदर। यहाँ पे एक वर्ड आपके पास आया सुपरपोज। व्हाट इज सुपरपोज कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स अलोंग द वन वेव लाई अप करती है, यानी कि एक के ऊपर एक, अगर हमारी साउंड वेव्स इस तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट अस सपोज कि यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया और ये जो आपकी साउंड वेव या लाइट वेव कहते हो वो इस तरीके से, प्लस हमने एक और यहाँ पे इंडिविजुअली एक डिफरेंट लाइट सोर्स से एक और सोर्स लिया लाइट का, तो उससे भी वेव हमारी इस तरीके से आई। तो इन दोनों से जब आप देखोगे तो क्या देख पा रहे हो, जब ये दोनों हमारी सुपरपोज करेगी यानी कि एक दूसरे को एडअप करेगी, सम्स अप करेगी, तो जो रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वेव फर्स्ट और वेव सेकंड दोनों ही वेव्स में जो एम्पलीट्यूड है आपका वो अपवर्ड डायरेक्शन पे है और जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन पे लार्ज एम्पलीट्यूड का मिल रहा है। अगर इसी को हम जस्ट ये कहें रिवर्स करें कि अब हमने कहा कि इस कंडीशन पे पहले अपवर्ड था, अब हम डाउनवर्ड की बात करें तो डाउनवर्ड भी सेम इसी तरीके से होगा। देखिएगा बच्चों कि अब हमने यहाँ से क्या किया, एक वेव ऐसे ली इंडिविजुअली, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से, प्लस अनदर वेव, वेव फर्स्ट, ये थी आपकी वेव सेकंड, तो ये भी आपके इस तरीके से। तो इनका जो रिजल्टेंट वेव आएगा, रिजल्टेंट आपका इस तरीके से आएगा, इसका एम्पलीट्यूड ये, तो ये YT का, तो ये है आपका इस तरीके से। ये दोनों ट्रफ से ट्रफ और ट्रफ जब एडअप हो रहे हैं तो जो रिजल्टेंट मिल रहा है उसका एम्पलीट्यूड दोनों इंडिविजुअली वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल हो रहा है। अब क्या हो कि अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए कि एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ, देखिएगा फर्स्ट वेव का क्रेस्ट एंड सेकंड वेव का ट्रफ, अगर वो दोनों सुपरपोज करते हैं तो क्या होता है, देखिएगा फर्स्ट वेव का हमने ये क्रेस्ट लिया प्लस सेकंड वेव का हमने यहाँ से आपका ट्रफ ले लिया। तो इनका जो रिजल्टेंट वेव आएगा आपके पास, जो रिजल्टेंट आपके पास देख पा रहे होगे जो आएगा, कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं। इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं इनके फेस डिफरेंस को। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 डिस्प्लेसमेंट पे होगा, क्योंकि एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ जब सुपरपोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट है हमारा वो 0 है और इस तरीके से आपका ये चला जाएगा। और यहाँ पे लिखा रहा है द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स। यानी कि अगर हमारे पास 2 वेव्स है तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y, फिर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस डॉट 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 जितने भी yn वेक्टर तक। तो ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक दिया है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब क्या हुआ, यंग्स ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस पे
अपनी कुछ केसेस यहाँ पे अप्लाई किए उन्होंने ये कहा कि अगर हम 2 लाइट वेव्स लेते, 2 चीज़ें याद रखिएगा, 2 लाइट वेव्स से जो 2 डिफरेंट सोर्सेज से जा रही है और इन द सेम डायरेक्शन जा रही है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है, और जो फेज डिफरेंस है बिटवीन द 2 लाइट वेव्स वो फेज डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो वही लिखा है व्हेन 2 लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, देखिए फर्स्ट कंडीशन, सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग 0 और कांस्टेंट फेज डिफरेंस traveling in the same direction superpose each other, then the intensity in the region of superposition gets redistributed। क्या हो रहा है, किसी पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगी और किसी पॉइंट पर मिनिमम हो जाएगी। किस तरीके से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, अगर इसको थोड़ा सा आप जूम करके देखो, थोड़ा सा देखिएगा इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास एक सोर्स है और 2 सोर्सेस S1 और S2 यहाँ से इंडिविजुअली है। ये जो आपका डार्क से लिखा है इस तरीके से, ये आपका है एक तरीके से क्रेस्ट कह सकते हैं, और जो डॉटेड से ऐसे आपका बन रहा है, ये डॉटेड वाला ये आपका हो जाएगा ट्रफ। जो डॉटेड से आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपका ट्रफ है। देखिए जब भी ट्रफ और ट्रफ यानी कि 2 लाइट सोर्सेस के ट्रफ या फिर क्रेस्ट ओवरलैप करते हैं, तब उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी मैक्सिमम होता है। आपको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा आपकी इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जब लाइट वेव्स के आप 2 लाइट वेव्स यहाँ पे ले रहे हैं, लाइट वेव्स के क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट या फिर ट्रफ प्लस ट्रफ, ये दोनों जब आपके सुपरपोज करते हैं तब उस कंडीशन पे आपका जो इंटरफेरेंस होता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट्स कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म हो रहा है। लेकिन वहीं पे क्या हो कि अगर एक का क्रेस्ट और ट्रफ यानी कि क्रेस्ट प्लस ट्रफ या फिर फर्स्ट का ट्रफ और सेकंड का क्रेस्ट, ये दोनों जब मिलते हैं तब उस कंडीशन पे जो आपका इंटरफेरेंस हो रहा है वो हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट्स कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपका हो गया बेटो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपकी वेव्स की डेफिनेशंस भी आ सकती है इस तरीके से, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका डेफिनेशन भी 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो ये देख लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जब हम आगे जाते हैं तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आपका कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे 2 लाइट सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो या कह सकते हैं कि वेवलेंथ भी सेम हो और उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो या फिर 0 हो। दैट्स कॉल्ड द कोहेरेंट सोर्सेज। एंड व्हाट आर द इनकोहेरेंट सोर्सेज? द सोर्सेज which do not emit light waves of same frequency or the constant or 0 phase difference are called the incoherent sources। तो ये हो गया। अब कंडीशन क्या होती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 या 2 मार्क्स का कि what are the conditions for obtaining 2 coherent sources of light। तो पहली कंडीशन जो 2 लाइट सोर्सेज है वो सिंगल सोर्स से फॉर्म होने चाहिए। ऐसे अगर आप देखो तो इससे पिछला जो आपने देखा था एक सिंगल सोर्स से आपके 2 लाइट सोर्स फॉर्म हो रहे थे, तो ये हमारे कोहेरेंट सोर्सेज हैं क्योंकि ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस या 0 फेज डिफरेंस की लाइट्स को एमिट कर रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ भी सेम, तो कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। तो ये पहली कंडीशन। सेकेंड जो 2 सोर्सेज है लाइट के वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स ऐसी लाइट जो सिंगल कलर की हो। सिंगल कलर मीन्स जिसका वेवलेंथ कांस्टेंट हो, वेवलेंथ सेम हो, दैट्स कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या हो कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ना हो, डाइक्रोमेटिक हो या पोलोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो, तब उस कंडीशन पे जो आपको पैटर्न मिलेगा फ्रिंज का, जो भी आप इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे ऑब्टेन करेंगे, वो पैटर्न क्या होगा, डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट का होगा और ओवरलैप करेगा, एंड यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरफेरेंस पैटर्न शोन ऑन द स्क्रीन ड्यू टू द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। तो इसीलिए आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होना चाहिए। फिर इसके बाद जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन द वेव्स अराइविंग ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए।
30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो क्या होगा, तो सोर्स और स्क्रीन की डिस्टेंस को अगर आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो स्क्रीन पे आपको फॉर्म हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और आप क्लियरली उसकी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को सीन नहीं कर पाओगे। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, ये 3 कंडीशंस। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका एक न्यूमेरिकल आता है। इससे आपके न्यूमेरिकल्स सेक्शन बी में 2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है, एक प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव से सेम डायरेक्शन पे जा रही है विद द एम्पलीट्यूड्स a एंड 2 है, यानी कि a1 आपका a लेट कर लेते हैं और a2 आपका हो जाएगा 2, ठीक है। और फेस π/3 है, यानी कि फेस डिफरेंस इसका π/3। आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो यहाँ से जो a है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को a लेट कर लेते हैं। a का फॉर्मूला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप पुटअप करेंगे तो a1 आपका a है, तो a स्क्वायर ये 2a था तो 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1a और ये 2a और यहाँ पे cos π/3 की वैल्यू आपकी 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचा 5a स्क्वायर और यहाँ पे बचा 2a स्क्वायर। तो आपके पास ये आया √7a, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका जब आप देखोगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट्स है, इसकी इंटेंसिटीज I और 4I दी है, यानी कि जो आपका I1 है वो I गिवन है और I2 आपका गिवन है 4I, ठीक है। आपको मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज निकालनी है। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 इंटू cos phi। अब ये कैसे हुआ, हमने आपको बताया था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो उसी फॉर्मूले से आपका ये आ गया। अगर हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो जो आपका cos phi है वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि cos phi की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 कब होगा, जब आपका एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री रखोगे तो पूरा टर्म कैंसिल आउट, तो I की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी I प्लस 4I, दैट इज़ 5I। वहीं पर अगर आप मिनिमम कंडीशन की बात करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, I प्लस 4I, क्योंकि ये 1 था तो ये प्लस 2 इंटू सॉल्व करने पर 2I आएगा, तो ये हो जाएगा 5I प्लस 4I, ये आपके पास आ गया 9I। ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा इधर। फिर मिनिमम कंडीशन के लिए phi की वैल्यू आपकी π/2 होनी चाहिए। π/2 जब आप रखोगे यहाँ पे तो 90 होता है, और मिनिमम के लिए अगर phi के लिए अगर आप पाई रख दीजिए तो cos 180 की वैल्यू -1। तो मिनिमम के लिए π/2 ना लेके पाई लेंगे। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो मिनिमम समझ लेते हैं कि वैल्यू 0 रखनी है, बट ऐसा नहीं होता। तो ये कंडीशन यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पे जब आप देखिएगा तो मिनिमम के लिए I मिनिमम ये था I मैक्स। I मिनिमम आपके पास डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ से 5I और ये माइनस का 4I हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos पाई की वैल्यू -1। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I मिनिमम की वो हो गई I। तो ये आपका हो गया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चेंज करेगा तो रेशियो पूछ लेगा, दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा आप, तो 9:1 आ गया। फिर इसके बाद जो आपका लास्ट न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ 2 पॉइंट्स इन अ स्क्रीन। तो सबसे पहले जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है इसका फॉर्मूला होता है 2I0 1 प्लस cos phi। phi यहाँ पे फेस डिफरेंस है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हमको पाथ डिफरेंस दिया। फर्स्ट केस में आपका 0 है पाथ डिफरेंस, सेकंड में आपका λ/4 है, और आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा यहाँ से अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस आपको फर्स्ट केस में दिया है 0, यानी कि एट द पॉइंट, या आपका पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट लेट कर लेते हैं, एट द पॉइंट P पाथ डिफरेंस फॉर P पॉइंट ये आपका हो गया 0। तो फेस डिफरेंस 5P हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है 2πP/λ। तो P पॉइंट पे तो 0 है, तो फेस डिफरेंस यहाँ पे आपके पास 0 हो गया। तो वहीं पे अगर हम बात करें एट पॉइंट Q पे, यानी कि अनदर पॉइंट पे जहाँ पे पाथ डिफरेंस λ/4 है, तो उसको लेट कर लेते हैं 5Q, ये हो जाएगा 2π पाथ डिफरेंस एट पॉइंट Q/λ। अब देखिए जो पाथ डिफरेंस इस कंडीशन पे है ये आपको गिवन है λ/4, तो लैम्डा टू लैम्डा कैंसिल, यहाँ पे आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा π/2 और cos π/2 की वैल्यू 0। तो जो
इंटेंसिटी होगी एट 2 पॉइंट्स आई पी अपॉन आई क्यू, ये हो जाएगी 1 प्लस कॉस फाई पी अपॉन 1 प्लस कॉस फाई क्यू। तो फाई पी की वैल्यू तो आपकी 0 है, तो ये कॉस 0 अपॉन यहाँ पे कॉस 90। कॉस 0 की जो वैल्यू है वो आपकी 1 है, तो 1 प्लस 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये आपका जो रेशियो आ गया वो आ गया 2:1। तो ये न्यूमेरिकल भी आपके इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा इस वीडियो को। तो बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं इसकी पार्ट 3 के साथ, तो अच्छे से पढ़िए और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्ले सेफ एंड हैप्पी होली, ओके, और इसको साथ साथ करते रहिए। ओके बेटा।